गुड इवनिंग सभी छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। और आज आपकी क्लास IMRE MCQ के क्वेश्चन के होंगे। आज आपको पूरे IMRE सब्जेक्ट के यानी कि इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के आपके सारे पूरे चैप्टर से आपके MCQ बनाए गए हैं, जिससे आपके पूरा सब्जेक्ट ये वाला आपका IMRE एक साथ रिवीजन हो जाए एक लेक्चर में। चलिए आज आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट का वेट कर लेते हैं, जिससे जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर लाइक कमेंट सब कुछ एक बार कर लीजिए आप लोग, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको लेक्चर मिले। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको भी क्लिक कर लीजिए। चलिए आज आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भारी बिजली उपकरण कहाँ हैं? भारी बिजली के उपकरण कहाँ होते हैं? भारी बिजली के उपकरण आपके कहाँ होते हैं? जो हैवी बिजली के उपकरण होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? हमेशा पावर स्टेशन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? लोडिंग और अनलोडिंग के लिए उठाने वाले उपकरण कौन से हैं? लोडिंग और अनलोडिंग उठाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, रस्सी चरखी, चेन चरखी, पावर चेन चरखी, ये सभी ऑप्शन चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको हमेशा क्या कहते हैं कि देखिए, हमेशा लोडिंग और जो अनलोडिंग हमेशा उपकरण उठाना है आपको, तो उसके लिए हमेशा आपको क्या कहते हैं, ये सभी तरह के उपकरण यानी रस्सी चरखी, चेन चरखी, पावर चेन चरखी, ये सभी वाला ऑप्शन आपका सही आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो यानी कि इसका जो होता है हमेशा रस्सी चरखी, चेन चरखी, पावर चेन चरखी और ये सभी तरह के आपके जो चरखी हैं वो आपको यूज किए जाते हैं हमेशा लोडिंग और अनलोडिंग उठाने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए कौन से उपकरण आवश्यक हैं? ट्रांसफार्मर, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर किसी जगह पर, मान लो कहीं ट्रांसफार्मर है, तो मान लो अगर कोई ट्रांसफार्मर लगाना है, ठीक, ट्रांसफार्मर अगर लगाना है तो उसके लिए हमेशा किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो ये याद रखो, ट्रांसफार्मर के लिए हमेशा ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 की तरफ बढ़ते हैं। उपकरण उतारने से पहले किन बिंदु पर विचार करना चाहिए? अगर मान लो कोई जगह है, यहाँ से उपकरण कोई इक्विपमेंट उतारना है, ठीक, इक्विपमेंट उतारना है, तो उसके किन बिंदु पर विचार करना चाहिए? देखो कोई भी इक्विपमेंट है, अब कोई भी उपकरण होता है, टूल्स होता है, उसको उतारने के लिए हमेशा उसके समग्र आकार पता सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि उसकी जानकारी लेता है कि उसकी क्या शेप साइज है, उसका वेट कितना होता है, वो नाजुक उसके भाग कौन कौन से हैं, और यानी कि सब चीज़ें आपको जानकारी आपको पहले पता कर लेते तभी किसी उपकरण को उतारा जाता है। तो इसलिए आपको जो ऑप्शन नंबर डी इसका है वो सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको जान होना चाहिए, तभी आप कोई भी उपकरण उतार सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? नींव की ऊंचाई में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? नींव की ऊंचाई में कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो हमेशा नींव के लिए देखो, कोई भी नींव बनाना है तो उपयोग की जगह वजन क्या होगी, उस पर अगर किसी भी जगह पर अगर फाउंडेशन बनाना है, ठीक, फाउंडेशन के लिए हमेशा उसके उपयोग की जगह क्या होगी वो बात करना है, भी करना है। उसके वेट क्या होंगे ये भी आपको जानना ज़रूरी है। आसानी से रख रखाव उसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये भी जानना ज़रूरी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सभी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नींव के लिए कौन से उपकरण आवश्यक है? नींव के लिए हमेशा कौन सा उपकरण आवश्यक होता है? तो हमेशा याद रखिए नींव के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? स्पिरिट लेवल यूज किया जाता है, हैमर नहीं किया जाएगा, स्क्रू ड्राइवर नहीं किया जाएगा। नींव के लिए हैमर स्क्रू ड्राइवर की क्या जरूरत है? बी और सी, ये भी नहीं, हैमर स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं किया जाता, यानी कि हमेशा न्यू के लिए स्पिरिट लेवल का ही यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की तरफ।
ट्रांसफार्मर स्थापित करते समय किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए? ट्रांसफार्मर स्थापित करते समय किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए? ट्रांसफार्मर, देखो कोई भी ट्रांसफार्मर और किसी भी जगह ट्रांसफार्मर बैठाना है तो हमेशा क्या कहते हैं, उसके ट्रांसफार्मर का स्थान कैसा होगा वो पता करना है, फाउंडेशन उसकी कैसी होगी ये जो आपको जानकारी रखनी है, कनेक्शन उसके क्या होंगे ये भी जानकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएंगे। किसी भी ट्रांसफार्मर को स्थापित करते समय हमेशा उसके ट्रांसफार्मर जी कि अगर क्या कहते हैं कि जो आपको न्यू के बारे में बात करनी है, ट्रांसफार्मर स्थापित करते समय किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए, तो हमेशा अगर को न्यू की बात तो करनी नहीं, तो न्यू क्या कहते हैं जैसे ट्रांसफार्मर किस जगह पे लगाया जाएगा उसकी जानकारी होनी चाहिए, उस जगह की जानकारी चाहिए कि किस तरह की सॉइल होती है, किस तरह की नहीं है, उसकी फाउंडेशन कैसी होगी, वो उसके कनेक्शन कैसे होंगे, ये सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके ये सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विद्युत मशीनों की न्यू की डिज़ाइन, विद्युत मशीनों के न्यू की डिज़ाइन करते समय किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? तो हमेशा देखो विद्युत मशीनों की जब भी न्यू की डिज़ाइन करोगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है कि भी कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसकी हमेशा डिज़ाइन जो है की जाती है, अगर उसकी फाउंडेशन की डिज़ाइन करनी है तो आप क्या कहते हैं कि उसके अनुनाद पे ही बात करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखिए। IM के स्थापन कार्य में कौन से बिंदु शामिल किए जाने चाहिए? IM के स्थापन कार्य में कौन से बिंदु शामिल किए जाने चाहिए? तो हमेशा देखो IM की स्थापना करना है तो सुरक्षा जरूरी है, स्थान जरूरी है, फाउंडेशन जरूरी है, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संरेखण के लिए अलाइनमेंट, देखो संरेखण को अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट के लिए कौन से उपकरण आवश्यक होते हैं? देखो अलाइनमेंट के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? आत्मा स्तर, ना आत्मा स्तर तो नहीं यूज किया जाएगा। ट्राई स्क्वायर, सॉरी देखो हमेशा क्या कहते हैं कि संरेखण के लिए कौन कौन सा यूज किया जाता है? देखो संरेखण के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाएगा? तो आत्मा स्तर किया जाता है, ट्राई स्क्वायर किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर का कोई काम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। संरेखण के लिए हमेशा कौन सा किया जाएगा? आत्मा स्तर किया जाएगा और ट्राई स्क्वायर। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चरखी का उपयोग, देखो चरखी आ गया। चरखी का उपयोग किस लिए किया जाता है? चरखी का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? किसी भी चरखी का उपयोग किस लिए किया जाता है? वजन घटाने के लिए। किसके लिए? वजन घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चरखी का उपयोग क्यों किस लिए किया जाता है? वजन घटाने के लिए। लोडिंग अनलोडिंग ये सब के लिए नहीं किया जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 50 से 75 HP, 50 से 75 HP यानी कि हार्स पावर। मशीन की न्यू की गहराई, अगर कोई मशीन मान लो 50 से 75 हार्स पावर की अगर कोई मशीन बैठानी है तो उसकी न्यू की गहराई कितनी होगी? तो हमेशा जो उसकी न्यू की गहराई होती है वो होती है 250 से 400 mm। 250 से 400 mm रखी जाती है, 120 नहीं रखा जाएगा, 200 से 250 नहीं रखा जाएगा, 250 से 400 रखा जाएगा। और इस डी वाला ऑप्शन भी सही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये वाला सही, 250 से 400। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो दीवार से पर्याप्त दूरी क्या है जहाँ 3 तरफ की दीवार के बीच ट्रांसफार्मर होना चाहिए? देखो मान लो ये 3 तरफ से दीवार है, इसके बीच में एक ट्रांसफार्मर टी मान लो लगाना है, तब ये पूछ रहा है कि इसके 3 तरफ से दीवार हो गई, ये दीवार है, ये तीनों दीवार है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? तीनों तरफ से दीवार के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए उस ट्रांसफार्मर के? यानी जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के तीनों तरफ की दीवार से क्या दूरी होती है? तो हमेशा देखो इसके लिए क्या दूरी होगी? कोई भी ट्रांसफार्मर है तीनों तरफ से उसकी दूरी कितनी होती है? 1 मीटर।
हमेशा 1 मीटर ही डिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं 13 नंबर 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रस्सी चरखी का उपयोग 250 किलो तक भार उठाने के लिए किया जाता है, जबकि चेन चरखी का उपयोग 1 टन भार उठाने के लिए किया जाता है। गलत है सही? ये ट्रू फॉल्स का है, ये ट्रू बताना है कि फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिया गया है वो आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। क्या बोला, रस्सी चरखी का उपयोग 250, जो रस्सी चरखी वो 250 किलो तक भार उठाने के लिए किया जाता है, और चेन चरखी किसके लिए किया जाता है, तो यानी कि हमेशा ये देखो ये ट्रू होता है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रू है, ये ट्रू है आपका। चलो अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्थिर मशीनों के लिए कंक्रीट का मिश्रण, तो देखो हमेशा स्थिर मशीन के लिए किस कंक्रीट का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा 1 2 4। याद रखिए 1 संबंधित 2 संबंधित 4 का ही यूज किया जाएगा स्थिर मशीनों के लिए। तो अब चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 फेज एसी सिस्टम में फेज सीक्वेंस चेक करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमेशा याद रखिए 3 फेज एसी सिस्टम में फेज सीक्वेंस चेक करना है तो किस तरीके का यूज किया जाता है, तो हमेशा चरण अनुक्रम संकेतक। क्या चीज़ का यूज करेगा, चरण अनुक्रम संकेतक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विद्युत ट्रांसफार्मर पर कौन सा परीक्षण किया जाता है, देखो विद्युत ट्रांसफार्मर में कौन सा परीक्षण किया जाएगा, तो विद्युत ट्रांसफार्मर में हमेशा तुम्हारा संरेखण तो किया नहीं जाएगा, असर परीक्षण तो होगा नहीं, कंपन परीक्षण ही किया जाता है। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, परिवर्तन पर कौन से विशेष परीक्षण किए जाते हैं, परिवर्तन में कौन से विशेष परीक्षण किए जाते हैं, तो हमेशा परिवर्तन में तुम्हारा क्या कहते हैं कि वोल्टेज अनुपात किया जाता है परिवर्तन में, और वोल्टेज वेक्टर भी एंड वोल्टेज वेक्टर भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा, ए और सी वाला, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इंसुलेट सामग्री के इंसुलेशन प्रतिरोध को बिगाड़ने के लिए प्रभावित करने वाले कारक, क्या बोला है, देखो एक इंसुलेट सामग्री है, एक इंसुलेंट मटेरियल है, ठीक, उसके इंसुलेंट रजिस्ट कर सकते हैं, प्रतिरोध एंड रजिस्टिंग कर सकते हो। बिगाड़ने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो हमेशा देखो क्या होता है इसके लिए, उम्र बढ़ने के साथ तो उसकी रजिस्टिंग पावर ख़त्म होती है, वोल्टेज से अधिक, अगर वोल्टेज अधिक हो तभी ख़त्म होता है, सामग्री द्वारा तेल का अवशोषण तभी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आईएम में कौन सा परीक्षण किए गए हैं, आईएम में कौन से परीक्षण किए गए हैं, तो हमेशा देखो आईएम में तुम्हारा वोल्टेज अनुपात परीक्षण भी किया गया है, पर्ची परीक्षण भी किया जाता है, बंद रोटर परीक्षण भी किया जाता है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके ये सही है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंसुलेट तेल को शुद्ध करने में कौन सा तरीके होते हैं, इंसुलेट तेल को हमेशा शुद्ध किसके द्वारा किया जाएगा, तो देखो सीधे सीधे पता है आपको, इंसुलेट तेल को शुद्ध करना है तो हमेशा फिल्टर प्रेस का ही प्रयोग किया जाएगा, किसका, फिल्टर प्रेस का ही प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 जो आपको कह रहा है वो कह रहा है कि 220 kV ट्रांसफार्मर को सूखने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है,
220 kV ट्रांसफार्मर सूखने के लिए हमेशा कितने दिनों की आवश्यकता होती है? 10 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलो अब बढ़ते हैं 22 का 23 नंबर। शोर माप के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखो शोर माप के लिए हमेशा किसका किया जाएगा? जीव मीटर का तो नहीं किया जाएगा, आत्मा स्तर भी नहीं किया जाएगा, भराव परीक्षण भी नहीं किया जाता है, वाइड बैंड किया जाता है। कौन सा वाइड बैंड किया जाता है? शोर माप के लिए किसका किया जाता है? वाइड बैंड का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। संरेखण के लिए कौन सा मीटर उपयोग किया जाता है? हमेशा देखो अलाइनमेंट के लिए कौन सा यूज किया जाता है? अलाइनमेंट के लिए हमेशा अस्तर गेज का यूज किया जाता है, याद रख लो, यानी बी। देखो संरेखण के लिए हमेशा किसका यूज किया जाएगा? देखो अस्तर गेज का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका आपका सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं, 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। R60/R50 R60/R15 के रूप में जाना जाता है। देखो क्वेश्चन आप सीधे सीधे पढ़िए। R60/R15 के रूप में किसको जाना जाएगा? प्रतिरोध अनुपात तो जानते नहीं हैं, मोड़ अनुपात को तो भी नहीं जानते हैं। मेगर प्रतिरोध राशन और ध्रुवीकरण सूचकांक, इसमें दो ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी देखिए। तो देखो मेगर प्रतिरोध राशन वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको कौन सा बचा? सी नंबर बचा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? ध्रुवीकरण सूचकांक। चलो 25 के बाद 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या है? ट्रांसफार्मर का फ्लैश पॉइंट ट्रांसफार्मर ऑयल का, ट्रांसफार्मर का फ्लैश पॉइंट कितना होता है? फ्लैश पॉइंट बिंदु मूल्य क्या है? तो इसका होता है हमेशा 140। याद कर लीजिए, 140, 120 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 140 ही होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। चलिए 26 के बाद आप बढ़ते हैं 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? तेल की मानक ढांकता हुआ ताकत क्या है? तो देखो तेल की मानक ढांकता हुआ ताकत क्या होती है? हमेशा देखो 30 kV होती है, याद करो 30 kV। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या दिया है? 35 kV, 50 kV नहीं, 40 kV नहीं, 30 kV, 30 kV। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? अल्टरनेटर पर विशिष्ट परीक्षण है। अल्टरनेटर पे कौन सा विशिष्ट परीक्षण होता है? देखो अल्टरनेटर पे तुम्हारा सिंक्रोनाइजिंग सर्किट परीक्षण तो होता ही है, वोल्टेज नियामक परीक्षण भी होता है, उत्तेजना प्रणाली परीक्षण भी होता है, ये सभी, यानी डी ऑप्शन आपके सही। ये चारों चीज़ें आपको तीनों किए जाते हैं, अल्टरनेटर को तीनों परीक्षण आपको किए जाते हैं। तो आपका जो होता है इसका 28 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 29 नंबर। अर्थिंग इंस्टॉलेशन की दक्षता के परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। देखो अर्थिंग इंस्टॉलेशन की दक्षता जानने के लिए कौन से परीक्षण किए जाते हैं? तो देखो सॉरी, तबीयत खराब हो गई है थोड़ी सी। चलिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अर्थिंग लोडिंग की दक्षता जांच करने के लिए कौन से परीक्षण किए जाने आवश्यक होते हैं? तो अर्थिंग की लोडिंग किसके द्वारा जानी जाती है? तो हमेशा ध्यान लीजिए कि पृथ्वी इलेक्ट्रोड भी किया जाएगा और इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध का मापन भी, और अर्थिंग ग्रिड की प्रतिरोध का भी मापन किया जाएगा। ए और बी वाला ऑप्शन आपका सही, यानी कि सी। चलो अब आ जाओ इंसुलेट तेल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आप आ गए हैं। आप लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करते रहिए, आप लोग को पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये आज आपका पूरा हमारी सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका सब्जेक्ट का लेक्चर स्टार्ट होगा अगले दिन, चाहे जिस दिन भी हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे आपको सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। चलिए इंसुलिन तेल का ढकता हुआ स्थिरांक होना चाहिए। तो देखो हमेशा इंसुलिन तेल का ढकता हुआ स्थिरांक कितना होता है?
हमेशा 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये दो नहीं, 1.8 भी नहीं, 1.5 नहीं, हमेशा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, इस 2.2। क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर तेल की अम्लता। देखो जो ट्रांसफार्मर ऑयल होती है उसकी अम्लता कितनी है, 0.4, देखो ऑप्शन दिया गया 0.4 मिलीग्राम KOH/G, ठीक, पहला ऑप्शन ये दिया गया है। और उसके बाद ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, ऑप्शन आपके जो और दिए गए हैं वो दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 0.5 मिलीग्राम KOH, ऑप्शन नंबर सी 0.6 मिलीग्राम KOH और 0.7 मिलीग्राम बाई KOH/C। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 0.4 मिलीग्राम KOH/C, ठीक, विकल्प नंबर ए। अब विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। आवधिक रख रखाव के दौरान किए गए सक्रिय क्या है। देखो आवधिक रख रखाव के दौरान क्या किया जाता है, आवधिक रख रखाव के दौरान तुम्हारा परीक्षण भी किया जाएगा, रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा, सुखाने वाला काम भी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी ये तीनों काम ऊपर के किए जाते हैं। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। खराब रख रखाव के कारण विद्युत उपकरण की विफलता का मुख्य कारण। देखो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी टूल्स है, तो उसकी जो अगर उसकी रख रखाव ख़राब हो जाए तो उसके विफलता जरूरी तुरंत होने चालू हो जाता है। उसकी विफलता जो है, फेलियर बहुत आसानी से होने लगते हैं। तो इसके लिए देखो क्या, इसके कारण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं आपके, उसके पाने और फाड़े, यानी कि उसके आकर उसे जो होता है उसके रखने के लिए पाने और फाड़े वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, खराब रख रखाव अनुसूची तैयार करने वाले मुख्य कारकों पर विचार करें। रख रखाव अनुसूची तैयार करने वाले मुख्य कारकों पर विचार करते हैं। तो देखो ऑप्शन क्या दिया गया, वोल्टेज, वर्तमान आकार, ये सभी। तो हमेशा देखो क्या करते हैं, वोल्टेज पे तो क्या नहीं जाएगा, रख रखाव करने हैं तो वोल्टेज पे बात करनी नहीं है, वर्तमान पे भी तो क्या नहीं जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आपका आकार, हमेशा आकार की बात की जाती है, शेप, हमेशा शेप की बात की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। रख रखाव अनुसूची तैयार करने वाले मुख्य कारकों पर हमेशा शेप की बात की जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर आप बढ़ते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, स्क्रीन पूरा हो जाए, चलिए ठीक। देखो वार्षिक निरीक्षण, एनुअल के लिए बात की जा रही है, एनुअल की बात की जा रही है। एनुअल निरीक्षण में जो मुख्य रूप से 1000 kV से कम ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया जाता है, 1000 से कम kV जो होते हैं वो उनके ट्रांसफार्मर वार्षिक निरीक्षण में क्या चीज़, उसके अंतर्गत कौन सी क्रिया की जाती है, क्रिया क्या की है। तो हमेशा देखो क्या कहते हैं, उसकी ऑयल की ही बात की जाएगी, फायर सिस्टम नहीं होगा, कोर नहीं होगा, कॉइल नहीं होगा, ठीक, हमेशा उसके तेल की ही बात होती है एनुअल मेंटेनेंस में, 1000 kV से कम ऑयल ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 आपका जो बोल रहा है, वार्षिक निरीक्षण में जो मुख्य रूप से ओवर हेड लाइन में निरीक्षण किया जाता है, वार्षिक ओवर हेड लाइन में निरीक्षण वार्षिक तौर पर कौन सा काम किया जाएगा। हमेशा ओवर हेड लाइन में निरीक्षण अगर करना है वार्षिक पे, तो आपको कौन सी क्रिया की जाएगी, हमेशा उसके इंसुलेटर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, वार्षिक निरीक्षण में मुख्य रूप से ओवरहेड लाइन में निरीक्षण किया जाता है, इंसुलेटर किया जाएगा, टावर किया जाएगा, अर्थ वायर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी कि ये सभी काम किए जाते हैं हमेशा वार्षिक निरीक्षण में। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्टोरेज बैटरियों के मासिक रख रखाव में कौन सी गतिविधि होती है। स्टोरेज बैटरियों के जो स्टोरेज बैटरी होते हैं उसके मासिक यानी कि
महीने की जो रख रखाव होती है उसमें कौन सी गतिविधि होती है, तो हमेशा स्टोरेज वाले में देखो वोल्टेज की भी की जाती है रख रखाव, सफाई भी होता है, टर्मिनल भी होता है, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, IM के मासिक निरीक्षण में कौन सी गतिविधियाँ की गई हैं। IM, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IM के मासिक निरीक्षण में कौन सी गतिविधि की जाती है, तो हमेशा IM के मासिक निरीक्षण में कौन सी गतिविधि की जाती है। देखो असर तो नियंत्रण होगा ही, घुमावदार नहीं होता है, ये वाला भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलो अब बढ़ते हैं 38 का 39 नंबर क्वेश्चन। सभी मशीनों की आवधिक रख रखाव के दौरान कौन सी गतिविधि की जाती है। किसी भी मशीन है तो उसकी एक पीरियड के बाद आपको उसके रख रखाव करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो उसकी गतिविधि की कौन सी गतिविधि की जाती है, तो हमेशा उसके क्या हो जाते हैं। देखो मशीनों की आवधिक रख रखाव में हमेशा उससे ख़राब हो चुके हिस्से ही बदले जाते हैं। ये वोल्टेज जांच नहीं होती है, वर्तमान जांच भी नहीं होता है, कनेक्शन जांच भी नहीं होता है, हमेशा उसकी ख़राब हो चुके हिस्से को बदल दिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है आपका नियमित रख रखाव। नियमित रख रखाव में कौन सी गतिविधि की जाती है। नियमित रख रखाव में कौन सी गतिविधि की जाती है, हमेशा उसके स्नेहन का काम किया जाएगा। किसका, स्नेहन का काम, ऑप्शन नंबर सी सही है। नियमित रख रखाव में कौन सा आता है, हमेशा उसके स्नेहन का काम किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 बढ़ते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में किन गतिविधियों को प्रदर्शन किया जाता है। देखो इलेक्ट्रिक है, ब्रेकडाउन में हमेशा किसका किया जाएगा, ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं वो देखिए। समस्या का निवारण ना, समस्या का निवारण तो नहीं होता है ब्रेकडाउन में। ब्रेकडाउन है ना, देखो ब्रेकडाउन में तुम्हारा जो होता है समस्या का निवारण तो किया जाएगा, फिर भागों का प्रतिस्थापन भी किया जाएगा, ठीक, समस्याओं का पता भी लगाया जाता है। तो विकल्प नंबर डी क्या, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन थोड़ा छोटा किया जाए। अच्छा चलिए देखिए 42 नंबर क्या है, रख रखाव सूची तैयार करते समय किस कारक को विचार किया जाए। देखो रख रखाव हमेशा जब भी सूची बनाई जाती है, जो रख रखाव की उसके मेंटेनेंस की, उसकी रिपेयरिंग की जो सूची बनाई जाएगी उस पर किस कारक पर विचार किया जाता है, हमेशा उसके मशीन के प्रकार पर किया जाएगा, उपकरण की सहायता के उपकरण किए जाएंगे, यूनिट द्वारा स्टैंड की लागत भी की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं 42 का 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो निवारक रखरखाव का हिस्सा नहीं है, देखो निवारक रखरखाव का हिस्सा नहीं है। देखो निवारक में तुम्हारा नियमित भी आता है, आवधिक रखरखाव भी आता है, ओवरऑल भी आता है, और से कोई नहीं। तो देखो ये तीनों ऊपर वाले जो रखरखाव तो निवारक में आते हैं, तो इसका जो होगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं 43 के बाद 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षण और रिकॉर्डिंग गतिविधि किस रखरखाव के अंतर्गत आती है। परीक्षण और रिकॉर्डिंग किस गतिविधि के अंतर्गत आता है, हमेशा देखो निवारक रखरखाव, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। परीक्षण और रिकॉर्डिंग किस गतिविधि के अंतर्गत आता है, निवारक रखरखाव के अंतर्गत आता है। चलो अब बढ़ते हैं 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंजीनियरिंग विश्लेषण यानी कि इंजीनियरिंग एनालिसिस के गतिविधि किस रखरखाव के अंतर्गत है। इंजीनियरिंग वाला जो एनालिसिस होता है वो किसके अंतर्गत आता है, हमेशा देखो हमेशा जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, निवारक रखरखाव तो नहीं होगा, भविष्य कहने वाला रखरखाव भी नहीं होगा, ब्रेकडाउन रखरखाव। ब्रेकडाउन रखरखाव आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो ओवरहालिंग, अब आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं ओवरहालिंग से। अब ओवरहालिंग का हिस्सा है, देखो बोल रहा है ओवरहालिंग का, देखो ओवरहालिंग में क्या किया जाता है, ओवरहालिंग किस रखरखाव के अंतर्गत आता है, हमेशा देखो साफ सीधी इस क्वेश्चन का मतलब है ओवरहालिंग का हिस्सा है, तो पूछा है हमेशा। देखो इसमें सब रखरखाव की बात की गई है,
तो रख रखाव की बात की गई, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन का मतलब हो गया कि ओवर हालिंग का इसमें किस अंतर्गत आता है। ओवर हालिंग जो तुम्हारा हमेशा आता है वो निवारक रख रखाव के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका याद रख लीजिए, ओवर हालिंग किसके अंतर्गत आता है, निवारक के अंतर्गत। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन, बाइंडिंग को सुखाने के दौरान की जाने वाली, देखो बाइंडिंग को सुखाने किस रख रखाव अंतर्गत आता है, बाइंडिंग किसी भी इक्विपमेंट का बाइंडिंग की जाएगी तो किस रख रखाव के अंतर्गत आती है, तो हमेशा वो आता है निवारक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आवधिक नहीं होगा, ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, नियमित रखाव भी नहीं होता है। चलो अब बढ़ते हैं 47 का 48 नंबर क्वेश्चन, ओवर हालिंग के अंतराल किस अंतराल पे किया जाता है। ओवर हालिंग देखो कितने दिन पे होता है, ओवर हालिंग सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है क्या, 47 छूट गया था। सर्विसिंग के दौरान की जाती है, सर्विसिंग देखो किसके अंतर्गत है, सर्विसिंग जो होता है किसी बाइक है, मान लो बाइक है तो हमेशा देखो बाइक की सर्विसिंग 2000-4000 किलोमीटर पे ही की जाती है, ठीक। तो जो सर्विसिंग है तो सर्विसिंग किस रख रखाव के अंतर्गत आता है, जो तो पता है सर्विसिंग एक आवधिक टाइम है, एक टाइम के बाद ही आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 49 नंबर, 49 नंबर ओवरहालिंग के उतार, ओवर हालिंग के अंतराल किस अंतराल पे कहते हैं, ओवर हालिंग कितने दिन पे किया जाता है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। ओवर हालिंग कितने दिन पे किया जाएगा, तो ओवर हालिंग हमेशा याद रखिए 6 मंथ पे किया जाता है, यानी कि 6 मंथ पे ही किया जाएगा। ओवर हालिंग कितने दिन पे, 6 मंथ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं 50 नंबर, रख रखाव की झील के कारण सूची लागत। देखो हमेशा देखो कोई भी चीज़ का रख रखाव होगा, आपको पता है किसी चीज़ का रख रखाव या रिपेयरिंग की जाएगी, चाहे मेंटेनेंस किया जाएगा, तो उससे हमेशा जो भी सूची बनेगी यानी जो भी कॉस्ट की सूची आएगी वो आपकी क्या कहते हैं हमेशा उच्च ही होती है, अधिक ही होगी। वैसे नॉर्मली अगर रख रखाव काट दिया जाए तो आपको सूची कम हो जाएगी, लेकिन आपको रख रखाव की बात करनी है तो उसमें आपको उच्च सूची हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलो 50 क्वेश्चन हो गया आज। अब आ जाओ 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निवारक रख रखाव के लाभ पूछा। निवारक रख रखाव क्या लाभ होते हैं, देखो निवारक रख रखाव के लाभ, देखो किसी भी चीज़ का अगर उसका क्या कहते हैं किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस किया जाए तो उससे लाभ क्या होता है, देखो क्षति को रोका जा सकता है, कोई भी क्षति होगी रोका जा सकता है, मरम्मत घट जाती है, सही है, उत्पादन एक समान हो जाता है, सही है, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो सही होगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। घिसे पीटे इस हिस्से का प्रतिस्थापन किस रख रखाव के अंतर्गत आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपका पूछ रहा है। घिसे पीटे ईंटों का प्रतिस्थापन जो होता है वो इनकी रिप्लेस जो किया जाता है घिसे पीटे हिस्से, वो किस रख रखाव के अंतर्गत आता है, तो हमेशा याद रखिए वो हमेशा ब्रेक डाउन रख रखाव के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बी ब्रेक डाउन रख रखाव के अंतर्गत ही आएगा। तो देखो अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1000 kV सुपर ट्रांसफार्मर ऑन लोड टैप चेंजर निरीक्षण है प्रत्येक पर किया जाता है। 1000 kV सुपर वाले ट्रांसफार्मर ऑन लोड टैप चेंजर निरीक्षण किया जाता है, कितने दिन पे किया जाएगा, तो हमेशा महीने पे किया जाता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1000 kV सुपर ट्रांसफार्मर ऑन लोड पर टैप चेंजर निरीक्षण कितने दिन किया जाएगा, 1 महीने किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है वो देखिए। 1000 kV से अधिक ट्रांसफार्मर तेल निरीक्षण प्रत्येक कितने दिन, 1000 सुपर वाले 1000 से जो ऊपर होते हैं 1000 kV से ऊपर वाले जो होते हैं उसके जो तेल परीक्षण कितने दिन पे किया जाता है, वो हमेशा तुम्हारा किया जाएगा वार्षिक पे। किस पे, वार्षिक पे, महीने पे नहीं किया जाएगा 1000 से ऊपर वालों का, वार्षिक पे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, 1000 kV से अधिक ट्रांसफार्मर बुक क्लोज रिले पर निरीक्षण प्रत्येक पर किया जाता है, कितने दिन पे किया जाएगा 1000 से अधिक वाले पे,
देख लो, याद रखो भाई। एक सभी लोग याद रखो जल्दी से। 1000 kV से अधिक ट्रांसफार्मर वो खोलज रेलवे निरीक्षण प्रत्येक पर किया जाता है। कितने दिन पे किया जाएगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष 2 ईयर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ आपका IMRE सब्जेक्ट ख़त्म होता है। तो IMRE का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? हॉटलाइन रख रखाव। हॉटलाइन रख रखाव की गतिविधियां हैं। देखो हॉटलाइन हमेशा किसके अंतर्गत आता है? यही बात कर रहा है। किस परीक्षण आएगा? क्या होता है हॉटलाइन के अंतर्गत? इंसुलेटर का परीक्षण किया जाएगा, सही है। इंसुलेटर को धोते हैं, सही है। जोड़ों को कसते हैं, सही है। ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आपका आज का ये क्या कहते हैं कि जब आपका IMRE ख़त्म होता है आज का आपका IMRE का सब्जेक्ट ख़त्म हुआ। इसी के साथ पूरा रिवीजन आपको करा दिया गया। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आपके सामने थे और आपको बहुत वीडियो अगर पसंद आया है, आपको लेक्चर ये वाले पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आपके और भी सब्जेक्ट के लेक्चर आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।